तो अब हमने बात करनी है एचआईवी इन्फेक्शंस की। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। इसमें सारी, मैं जब इसको रीड करी थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि इसमें सारी चीज़ें वही हैं जो कि थर्ड ईयर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, थर्ड ईयर में जब हम माइक्रो पढ़ते हैं उसमें हम एचआईवी का एक पूरा चैप्टर रीड करते हैं। तो सब चीज़ें वही हैं, सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो ईएनटी से रिलेटेड है, हमें याद कर रही हैं, बाकी सारा वही है। अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स की बात की गई है। तो एड्स क्या होता है? एड्स जो होता है ना, वो रिट्रोवायरसेस की वजह से होता है। एक वायरस रिट्रोवायरस है, वो एड्स कॉज कर देते हैं। अब रिट्रोवायरस दो तरह का होता है, एचआईवी टाइप 1 होता है, एचआईवी टाइप 2 होता है। ठीक है। अच्छा, अब जो एचआईवी टाइप 1 है ना, ये ज्यादा कॉमन है और ज्यादा पैथोजेनिक है, और जो एचआईवी टाइप 2 है ये लेस कॉमन है और लेस पैथोजेनिक है। जैसे वायरस एक दफा बॉडी में एंटर करेगा ना, तो ये क्या करता है, ये हेल्पर टी सेल्स को पकड़ता है, टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करता है, स्पेशली वो वाले टी लिम्फोसाइट जिनके सरफेस मार्कर CD4 है। अब आप सबको पता है कि हेल्पर टी सेल्स का सरफेस मार्कर CD4 होता है, वरना जो किलर टी सेल है उनका CD8 होता है। तो हेल्पर टी सेल्स को ये अटैक करेगा। उसके बाद ही क्या होगा, हेल्पर टी सेल का नंबर इतना डिक्रीज कर जाता है, 500 सेल पर मिलीमीटर क्यूब तक चले जाएंगे। ठीक है, इससे भी बिलो चले जाएंगे, इतना उनका डिक्रीज हो जाएगा। तो जब उनका लेवल इतना डिक्रीज कर जाएगा और पेशेंट को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे, उनमें मेलिग्नेंसीज अराइज होना शुरू हो जाएंगी, तो तब हम उसे कहेंगे कि अब एड्स हो गया। ठीक है, तो एड्स क्या है? एचआईवी आता है, अटैक करते हैं हेल्पर टी सेल्स पे, और हेल्पर टी सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा डिक्रीज करता है, क्योंकि हेल्पर टी सेल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम में। तो इनका नंबर डिक्रीज करने से हमारा पूरा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, वो फंक्शन नहीं कर पाता। तो साथ ही अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, मेलिग्नेंसीज आ जाती हैं, तो पेशेंट को एड्स हो जाता है। अब इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा चांसेस है कि पूछ लिए जाए, तो आपको पता होना चाहिए सेल्यूलर कॉन्टैक्ट से ये स्प्रेड करता है। इसके अलावा नॉन स्टीरॉयड अगर नीडल्स यूज किए जाए, सिरिंजेस यूज किए जाए, कोई भी पायरसिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, हॉस्पिटल्स में यूज हो, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स अगर यूज किए जाए, उसके बाद अगर इन्फेक्टेड मदर से इन्फेंट में ये ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स आ जाते हैं कि कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा रिस्क पे हैं इस वक्त एड्स के लिए। हेट्रोसेक्सुअल प्रोमिस्कस इंडिविजुअल, उसके बाद होमोसेक्सुअल प्रोस्टिट्यूट्स हैं, आईवी ड्रग यूजर, क्योंकि मैंने बताया कि जो पायरसिंग होती है ना, नीडल्स या स्ट्रिंजेस अगर नॉन स्टीराइल हो, जो कि मोस्टली होती हैं, तो वो अब जो आईवी ड्रग यूजर्स हैं वो हाई रिस्क है। उसके अलावा रेसिपिएंट जो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, जैसे हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, डायलिसिस जिनके हो रहा होता है, इनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती हैं, तो ये हाई रिस्क ग्रुप में आ जाते हैं। अच्छा, वो चिल्ड्रन जो कि एचआईवी इन्फेक्टेड मदर के होंगे वो भी हाई रिस्क है। तो ये आपने जो 5 से 6 ग्रुप्स है ना, ये याद रखना है, ये हाई रिस्क ग्रुप है फॉर एड्स। उसके बाद यहाँ आ जाए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिए ये फिगर कर लें, बस इनफ है। इसमें क्या हमें नजर आ रहा है कि सबसे पहले तो ये जो बाई रेड कलर की मेम्ब्रेन है ना, ये लिपिड मेम्ब्रेन है, बाय लेयर है। ठीक है, बाय लेयर लिपिड मेम्ब्रेन है। उसके बाद अंदर क्या होगा कि अंदर सारी वायरस की प्रोटीन्स है, और उसके बाद ये जो प्रोटीन है ना, ये इनवेलप प्रोटीन है। ये जो टी टी शेप की आपको प्रोटीन्स नजर आ रही है ना, ये सारी इन्वेलप प्रोटीन्स है। अब इनमें एक GP120 होती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं एक्चुअली। तो GP120 यानी ग्लाइकोप्रोटीन 120 होती है, दूसरी 41 है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स का एक पूरा जो इन्वेलप है उसको कहते हैं इन्वेलप प्रोटीन्स, और जो अंदर है मैट्रिक्स में वो सारी वायरस की प्रोटीन्स है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, उसने कहा कि एक तो लिपिड बायलेयर है, उसके बाद इन्वेलप ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 है और ग्लाइकोप्रोटीन 41 है। ठीक है, उसके बाद ये बता रहा है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है ना, ये क्या कराता है, ये वायरस को हेल्प करता है होस्ट सेल के साथ बाइंड करने में, और जो ग्लाइकोप्रोटीन 41 है, ये वायरस का फ्यूजन करवाता है सेलुलर मेम्ब्रेन्स के साथ। तो 41 ने फ्यूजन करवानी है और 120 ने बाइंडिंग करानी है। अब वायरल की कोर प्रोटीन है, यानी जो अंदर उसकी कोर में है। अब इनमें कौन आ जाती है, इनमें मैट्रिक्स प्रोटीन P17 है, कैप्सिड की प्रोटीन 24 है। ठीक है, मैट्रिक्स की प्रोटीन P17 है, ये सारी। उसके बाद ये जो अंदर कैप्सिड है, इसकी जो प्रोटीन है ये क्या है, ये 24 है। न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन्स होंगी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, अंदर 2 कॉपीज होती हैं। आप लोगों को पता है ना, इसको रिट्रोवायरस कहते हैं, तो इसके अंदर ना आरएनए ही होता है। लेकिन जब ये होस्ट सेल में चला जाता है, लाइक हेल्पर टी सेल्स में चला जाएगा, तो वहां पर जो इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम है, वो उसके आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी फिल वक्त वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही है, उसकी 2 कॉपीज है, और कुछ इसके पास एंजाइम्स है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इसके अलावा इंटीग्रेज और प्रोटीज है। तो टोटली वायरस की जो प्रोटीन्स है वो एक इन्वेलप प्रोटीन्स है, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स और बाकी इसकी मैट्रिक्स की प्रोटीन है, जो कि मैट्रिक्स में अब एक कैप्सिड की आ जाती है। जो कैप्सिड की है वो P24 है। एक मैट्रिक्स की प्रोटीन है जो P17 है। उसके अलावा इसके पास 2 आरएनए की कॉपीज है सिंगल स्ट्रैंडेड, और बाकी इसके पास एंजाइम है। ये सारा इसका स्ट्रक्चर है। लाइफ साइकिल इसका बहुत आसान है। सबसे पहले ये बॉडी में एंटर करेगा, बॉडी में जो मैंने मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया है उनके किसी भी मोड से ये एंटर कर जाएगा। अब जब एंटर कर गया तो CD4+ रिसेप्टर से बाइंड करेगा, यानी हेल्पर टी सेल पे बाइंड करेगा। वहां बाइंड जैसे ही वायरस की फ्यूजन हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो अब हमने कहा था ना कि होस्ट के साथ बाइंडिंग में जो
हेल्प करती है वो करती है ग्लाइकोप्रोटीन 120, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन में जो हेल्प करती है वो ग्लाइकोप्रोटीन 41 है। अब इसने सेल मेम्ब्रेन के साथ जैसे ही फ्यूज करना है ना, तो इसने अपनी कोर को अंदर इंजेक्ट कर देना है। इन्वेलप बाहर ही रह जाएगा, कोर अंदर चली जाएगी सेल के। जैसे इस कोर सेल के अंदर जाएगी तो जो इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो इसके आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। अब इसका जो डीएनए वायरस का डीएनए वो जाके इंटीग्रेट हो जाएगा होस्ट के जीनोम में, तो होस्ट के जीनोम में जाके डीएनए इंटीग्रेट हो जाएगा। अब जब वो होस्ट के जीनोम में चला गया तो वो क्या करेगा, वो आराम से अपनी कॉपीज बनाएगा, एचआईवी की कॉपीज बनाएगा, एचआईवी के पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे, एचआईवी की प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएंगे, एचआईवी न्यू वायरसेस बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से हेल्पर टी सेल्स जो है वो डिस्ट्रक्ट होते जा रहे हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी। कोर्स ऑफ डिजीज इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ना 3 फेजेस होते हैं। पहले इनिशियल फेज आता है, उसके बाद दूसरा लेटेंट पीरियड आता है और फिर एडवांस डिजीज। इनिशियल फेज तब आता है जब वायरस हमारे ब्लड में होता है। ठीक है, मैं आपको पहले यहाँ पे समझाती हूँ, फिर हम इसको रीड करेंगे। अभी वायरस जो है वो सिर्फ अभी ब्लड में है, तो पहला फेज आएगा वायरीमिया का फेज, जब वायरस ब्लड में है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि वायरस चला जाएगा लिम्फोइड टिश्यू में। जब लिम्फोइड टिश्यू में चला जाएगा फिर आएगा लेटेंट फेज। एल से याद रख लें, एल लेटेंट फेज में वायरस जो है वो लिम्फोइड टिश्यूज में होता है, ब्लड में आपको वायरस नहीं मिलेगा तब, और वो लिम्फोइड टिश्यू में बहुत तेजी से रेप्लिकेट कर रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है। उसके बाद तीसरा फेज आएगा, तब ये कौन सा फेज आएगा, जब हमारे जो लिम्फोइड टिश्यू में सेल्स थे ना वो डिस्ट्रक्ट हो गए हैं और इतने ज्यादा कम हो गए हैं, हेल्पर टी सेल 200 या 300 से भी नीचे चले गए हैं, तो तब पेशेंट को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होना शुरू हो गए हैं, पेशेंट में मेलिग्नेंसीज होना शुरू हो गई हैं। तब हमारे पास तीसरा फेज आएगा जो कि एडवांस्ड फेज होता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट फेज क्या होगा, मैंने कहा भाई वायरस ब्लड में है तो इनिशियल वायरीमिया इसको कहते हैं। इसमें माइल्ड सी डिजीज होगी, बिल्कुल वैसे जैसे वायरस की डिजीज होती है, माइल्ड सी किसी भी वायरस की होती है, फीवर, हेडेक, बॉडी एक, मस्कुलर पेन, स्किन रैश, ठीक है, लिम्फ नोड इलाजमेंट, तो ये सब कुछ होगा। आपको लगेगा कि मोनोन्यूक्लियोसिस जैसे सिम्टम्स हैं। अभी फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि वायरस लिम्फोइड टिश्यूज में चला जाएगा, लिम्फोइड ऑर्गन्स में, टॉन्सिल्स में, एडिनोइड्स में, स्प्लीन में या लिम्फ नोड्स में चला जाएगा, और फ्यू वीक्स तक ये वायरीमिया रहेगा। उसके बाद बिल्कुल सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब वायरस कहाँ पर है, अब वायरस जो है वो लिम्फोइड टिश्यू में। अब ये जो लेटेंट पीरियड है ना, ये बहुत लंबा चलता है, ये 10 ईयर्स तक नॉर्मली चलना होता है एचआईवी का। बाजुकात ये 10 ईयर्स से भी ज्यादा यानी 15 ईयर्स तक लेटेंट पीरियड रहेगा। उस केस में फिर हम वायरस को कहते हैं लॉन्ग टर्म सर्वाइवर या लॉन्ग टर्म नॉन प्रोग्रेसर, क्योंकि वायरस इतने ज्यादा सर्वाइवर है कि 10 ईयर्स से ज्यादा यानी 15 ईयर्स तक ये लेटेंट पीरियड में सर्वाइव कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सर्वाइवर। अब कुछ केसेस में ये भी होता है कि वायरस बहुत तेज होता है, वो सिर्फ 3 ईयर्स तक लेटेंट पीरियड में रहता है, तो उसको हम कहते हैं रैपिड प्रोग्रेसर। ठीक है, उसको हम रैपिड प्रोग्रेसर कहते हैं। अब जैसे लेटेंट फेज होगा ना, तो उस दौरान आप वायरस को डिटेक्ट नहीं कर सकते, आपको ब्लड में कोई वायरस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लिम्फोइड टिश्यू में रेप्लिकेट करे, अपने नंबर इंक्रीज करे। उसके बाद एडवांस डिजीज में क्या होगा कि कुछ सालों के बाद, जैसे 10 साल के बाद क्या होगा कि ये फेज आएगा, इसमें CD4 काउंट इतना ज्यादा कम हो चुका होगा कि पेशेंट बहुत ज्यादा इम्यूनो कंप्रेस्ड हो गया, पेशेंट को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होना शुरू हो गए, सारे एड्स के साइन सिम्टम आना शुरू हो गए, और उसकी अगर ये एडवांस डिजीज शुरू हो जाए तो विद इन 2 ईयर्स उसकी डेथ हो जाएगी। अब हम देखते हैं ईएनटी की मैनिफेस्टेशंस क्या है। ये एक थोड़ी सी नई चीज थी, वरना अभी तक सारी हमने पुराने कॉन्सेप्ट से रिवाइज किए। ईएनटी की मैनिफेस्टेशंस क्या है, यानी एचआईवी इन्फेक्शन के लिहाज से ईएनटी में हमें कौन कौन से इन्फेक्शन देखने पड़ सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो एचआईवी का पेशेंट होता है, जो एड्स का पेशेंट होता है ना, उसको 3 तरह के इन्फेक्शन होते हैं, 3 तरह के लेयर्स होते हैं। सबसे पहले तो उसको होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक यानी जो किसी अपॉर्चुनिटी के इंतजार में बैठे होते हैं। अब ये बैक्टीरियल भी होते हैं, वायरल भी होते हैं, प्रोटोजोल, माइकोबैक्टीरियल, फंगल, सारे तरह के इन्फेक्शन होंगे, इनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहेंगे। और ये इन्फेक्शन ईयर में भी होंगे, नोज में भी, थ्रोट, हेड एंड नेक, पूरी बॉडी में होंगे। उसके बाद जो एड्स का पेशेंट होता है ना, उसको मेलिग्नेंसीज बहुत होती हैं। अब सबसे पहले तो कपोसी सार्कोमा, ये भी हमने 3rd ईयर में देखा है, और होते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमास। तो लिम्फोमास और कपोसी सार्कोमा जो है सबसे ज्यादा ये मेलिग्नेंसीज है जो एड्स के पेशेंट में होगी। जो कपोसी सार्कोमा ये स्किन में होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन में होगा, विसरा में होगा, आगे हमने इसको देखना भी है। और जो ये करेगा क्या, ये ओरल नेजल या नेजोफ्रेंजियल या लेरेंजियल म्यूकोजा को भी इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की बात करें तो ये नोडल ज्यादातर लिम्फ नोड्स में होता है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा नोडल साइट्स में भी हो सकता है। और अब उसके बाद 2 हो गई, एक मेलिग्नेंसीज होती है एड्स के पेशेंट में, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, तीसरा एड्स के पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। अब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इसको जो होते हैं उसमें इंसेफ्लोपैथी हो सकती है, माइलोपैथी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, डिफरेंट क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो ये सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। अब ये तो था ना, हमने जनरली देखा था कि एड्स के पेशेंट को कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने हैं, कुछ उसको मेलिग्नेंसीज होनी है और कुछ उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने हैं। अब हम देखते हैं कि ईएनटी में, ईयर, नोज, थ्रोट में कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं एड्स के पेशेंट को। अब ईयर में तकरीबन हमने जितनी भी डिजीजेस पढ़ी थी ना, वो सारी यहाँ पर आ जाती हैं, क्योंकि वायरल बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन ही होने हैं ना। तो सबसे पहले तो आपने मेलिग्नेंसी मेंशन कर देनी है, कपोसी सार्कोमा। उसके बाद डर्माटाइटिस हो सकता है, एक्सटर्नल कनाल का सिबोरिक डर्माटाइटिस। आप लोगों को याद है कि मैंने आपको एक्सटर्नल ईयर डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ाया था, सिबोरिक डर्माटाइटिस। उसके बाद मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है, सीरस ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, स्यूडोमोनास का या कैंडिडा का इन्फेक्शन हो सकता है, माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सेंसिनुरल हेयरिंग लॉस हो सकता है, हर्पीज जूस्टर यानी जो रैमसे हंट सिंड्रोम है, फेशियल पैरालिसिस। तो तकरीबन ईयर में जितनी भी हम डिजीज पढ़ते हैं ना, वो सारी यहाँ पर आ गई हैं।
आपने इसको याद इस तरह से करना है कि कैंडिडा की इन्फेक्शन हमेशा एड्स के पेशेंट को ज्यादा होते हैं, यानी जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, जस्ट लाइक एड्स के पेशेंट, कैंडिडा के इन्फेक्शन को सबसे ज्यादा होते हैं ईयर में भी, आई में भी, नोज में भी। उसके बाद हर्पीज के इन्फेक्शन हमेशा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होंगे, तो हर्पीज की इन्फेक्शन, कैंडिडा की इन्फेक्शन, उसके बाद यहाँ पर जो है वो कुछ इन्फ्लेमेशन है ईयर कनाल की, तो ये सिर्फ ईयर में आ जाएगा। अब नोज की अगर बात करें तो अगेन हर्पीज आ गया, हर्पीज होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज को है। रिकरेंट साइनोसाइटिस हो सकता है, क्रोनिक साइनस इन्फेक्शन, फंजाई भी हमेशा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज को पकड़ते हैं, तो फंगल साइनोसाइटिस, सार्कोमा यहाँ पर भी आ जाएगा, लिम्फोमा भी आ जाएंगे, लिम्फोमा ईयर में नहीं था लेकिन लिम्फोमा नोज में आ जाएगा, बर्किट लिम्फोमा भी, और बी सेल टाइप। उसके बाद ओरल कैविटी की अगर बात करें तो ओरल कैविटी में कैंडिडा अगेन यहाँ पर आएगा, कैंडिडा ईयर में भी था, नोज में भी था, अब कैंडिडा जो है ओरल कैविटी में भी आएगा, ठीक है। ओरल कैविटी में कैंडिडा क्या करेगा, कैंडिडियासिस करा देगा। उसके अलावा हर्पीज के लेयन भी आपको ओरल कैविटी में मिलेंगे, एफ्टस अल्सर भी होता है, एडिनोटोन्सिलर हाइपरट्रोफी भी हो सकती है, लिम्फेडिनोपैथी होगी, कैपोसिस सार्कोमा भी यहाँ पर होगा, नॉन होजकिन लिम्फोमा, हेरी ल्यूकोप्लेकिया भी होगा, ठीक है। ये सारे होगी। ओरल कैविटी में लेरेंक्स की बात करें तो लेरेंजाइटिस है, नॉन होजकिन लिम्फोमा यहाँ पर भी है, सार्कोमा, ये जो कैपोसिस सार्कोमा ये आपने सब में मेंशन करना है। नॉन होजकिन भी ईयर के अलावा सब में है, और कैंडिडा की इन्फेक्शन भी सब में है। उसके बाद अगर स्लाइवरी ग्लैंड की बात करें तो पैरोटाइटिस है, जीरोस्टोमिया है, पैरोटिड की इन्लार्जमेंट हो सकती है, लिम्फो एपिथेलियल सिस्ट बन सकते हैं, नॉन होजकिन लिम्फोमा और कैपोसिस सार्कोमा, ठीक है। लास्ट पे नेक के नेक में सिर्फ लिम्फेडिनोपैथी है। तो ये सारे जो है ईएनटी से रिलेटेड इन्फेक्शंस हैं, डिसऑर्डर्स हैं जो हमने एड्स के पेशेंट में देखने पड़ते हैं। अब कैपोसिस सार्कोमा की हम तब से बात करें, ये होता क्या, ये मल्टी सेंट्रिक नियोप्लाज्म है, असल में ना ये स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं, वो डिवाइड कर रहे होते हैं, उनकी एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो रही होती है स्पिंडल सेल्स की, और ये वास्कुलर इन रीजन होता है, ठीक है, वेसल से बनता है, नॉन इन्वेसिव होता है, और ये करेगा क्या, ये मोस्टली पैलेट में इसका इन्फेक्शन होता है, इसके अलावा ओरल कैविटी में, टंग में, फेनिक्स तक भी रीच कर सकता है। इसके जो लेगिन होते हैं ना वो पर्पलिश इन कलर होते हैं, तो ये याद रखना है, पर्पलिश इन कलर होते हैं, किसी भी एचआईवी के किसी भी स्टेज में हो सकता है, इवन उन लोगों में भी हो सकता है एचआईवी के साथ जिनका भी CD4 काउंट नॉर्मल है। ट्यूमर का जो साइज है वो वेरी करता है, इसका डायग्नोसिस हमें बायोप्सी से ही बनाना पड़ता है। बायोप्सी में हमें नजर आता है कि स्पिंडल शेप्ड सेल है, उसमें एंडोथेलियल सेल भी है, उसमें आरबीसी भी, एक्स्ट्राविजेशन उनकी भी हो चुकी है, और इंपॉर्टेंट चीज हमें नजर आती है कि मैक्रोफेजेस जो है वो हीमोसिड्रिन लेडन है, ठीक है। ये चीजें हमें बायोप्सी पे नजर आती हैं। ट्रीटमेंट इनका रेडिएशन के साथ ही किया जाता है, या क्रायोथेरेपी वगैरह की जा सकती है। नॉन होजकिन लिम्फोमा की बात करें तो नॉन होजकिन लिम्फोमा भी एचआईवी पेशेंट्स में होता है। ये असल में ना लिम्फोमा से पता चला है कि लिम्फोसाइट क्या है, तो बी सेल का असल में ये ट्यूमर है, और ये यूजली ना एप्स्टाइन बार वायरस की वजह से होता है, यानी एड्स के पेशेंट में एप्स्टाइन बार वायरस ने अटैक किया तो उसको नॉन होजकिन लिम्फोमा हो जाएगा। और उसके बाद ये हमने देखा था कि लैंक्स में भी हो रहा है, ऑर्बिट में भी हो रहा है, ओरल कैविटी में भी हो रहा है, साइनसिस में भी हो रहा है, तो किसी भी जगह पर हो सकता है ईएनटी से रिलेटेड। हेरी ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है, व्हाइट एक ना लेयन होता है, ये इंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग का, ठीक है, इंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग का ये लेयन है। ये होता है व्हाइट सा लेयन होता है, और एप्स्टाइन बार वायरस से काज करता है, तो हेरी ल्यूकोप्लेकिया भी एप्स्टाइन बार वायरस काज कर रहा है, नॉन होजकिन लिम्फोमा भी एप्स्टाइन बार वायरस काज कर रहा है। ये अर्ली ही डेवलप कर जाता है, और उसको देखकर पता चल जाता है कि हो सकता है इस पेशेंट को एचआईवी इन्फेक्शन हो चुका हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब एचआईवी का पेशेंट है, हमें कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट उसमें करने हैं, हमें उसमें एलाइजा टेस्ट करना है एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए, वेस्टर्न ब्लॉट है, CD4 काउंट उसका देखेंगे क्योंकि CD4 काउंट हमें लो मिलना चाहिए। उसके बाद P24 एंटीजन देखेंगे, P24 वो हम जो देख रहे थे ना कि उसमें मैट्रिक्स में प्रोटीन मौजूद होती है P24, तो उसको देखेंगे क्या वो मौजूद है, PCR टेस्ट करेंगे। तो ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट है, दो तो पी से हैं, PCR, P24, एक CD4 काउंट है, वेस्टर्न ब्लॉट, एलाइजा टेस्ट है। अब एचआईवी इन्फेक्शन और हेल्थ केयर वर्कर लास्ट पे आ जाता है कि हेल्थ केयर वर्कर सबसे ज्यादा रिस्क पे होते हैं एचआईवी इन्फेक्शन के लिए। क्यों रिस्क पे होते हैं, उनको नीडल स्टिक इंजरी हो सकती है, उनको कट्स जहां पर उनके लगे हुए हैं, कट्स में से तो बहुत इजीली वायरस अंदर जा सकता है, उनका ओपन वोंड के साथ एक्सपोजर हो सकता है, लाइक कोई इन्फेक्टेड ब्लड था, अब उस हेल्थ केयर वर्कर को कोई वोंड लगा हुआ था तो उसका इन्फेक्टेड ब्लड के साथ एक्सपोजर होगा, या किसी बॉडी फ्लूइड के साथ होगा तो इजीली वायरस एंटर हो सकता है। म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सपोजर या एक्सपोजर ऑफ स्किन, तो स्किन का एक्सपोजर, म्यूकस मेम्ब्रेन का एक्सपोजर, ओपन वोंड का एक्सपोजर है, कट्स हैं और नीडल इंजरी है, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। अब मैनेजमेंट में याद, वो कहते हैं कि मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए, कुछ फैक्टर्स का पता होना चाहिए। वो फैक्टर्स क्या है, वो फैक्टर्स ये है कि होलो नीडल जो है ये ज्यादा इसमें चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, डीप कट्स में ज्यादा चांसेस होते हैं, पेशेंट जो है वो सोर्स होता है, लेकिन पेशेंट को कितनी देर से एचआईवी है, पेशेंट की इस वक्त कंडीशन क्या है, पेशेंट इस वक्त थेरेपी ले रहा है कि नहीं ले रहा, ये चीजें डिपेंड करती हैं। उसके अलावा कंडीशन, हेल्थ वर्कर की अपनी हेल्थ कंडीशन क्या है, क्या वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्या उसकी इम्यूनिटी पहले से कम तो नहीं है, ये चीजें भी मैटर करती हैं, ठीक है। अब अगर एक्सपोजर हो गया किसी हेल्थ वर्कर का तो उसे क्या करना है, उसे फौरन से फौरन अपना इलाजा टेस्ट कराना है। एक तो फौरन इलाजा टेस्ट होगा, उसके बाद 6 वीक पे, 3 मंथ पे और 6 मंथ पे दोबारा यही टेस्ट होगा, ठीक है, दोबारा से उसको एंटीबॉडीज उसकी चेक की जाएंगी। उसके बाद हमने उसका प्रोफाइल एक्सेस स्टार्ट कर देना, बेहतर है कि हेल्थ वर्कर अपना प्रोफाइल एक्सेस स्टार्ट करें। न्यूक्लियोसाइड एनालॉग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर की 2 ड्रग्स उसने लेनी होती हैं 4 वीक्स तक, तो पहले उसने अपने टेस्ट करवाए, फिर उसने 4 वीक्स तक ये ड्रग लेनी है प्रोफाइल एक्सेस में, ठीक है। और उसके बाद जो है इमीडिएटली वो कहने अपने ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट कर देना है।
कुछ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं जो कि हर हेल्थ वर्कर को जरूर फॉलो करनी चाहिए, चाहे उसका एक्सपोजर हो रहा है नहीं हो रहा, उसको हमेशा अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, ठीक है। जितना भी पेशेंट का ब्लड होता है उनको हैंडल केयरफुली करना है, ग्लव्स पहनने चाहिए अगर वो पेशेंट के साथ या किसी भी ब्लड के साथ, बॉडी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट करने लगा है या ब्लेड्स और नीडल्स के साथ कांटेक्ट करने लगा है, तो चाहे वो एचआईवी पेशेंट की है या नहीं है, लेकिन उसको ग्लव्स पहनने चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन के दौरान उसने जो नाइफ है वो सर्जन को पास करनी है तो ट्रे में रख के पास करनी है, हाथ से नहीं करनी। सिरिंजेस को इमीडिएटली यूज करने के बाद डिस्कार्ड कर देना है। डबल ग्लव्स अगर आपने यूज करने, अगर आप फ्रैक्चर सर्जरी करने लगे और आपको लग रहा है कि मेरा ग्लव पार्सिंग उसकी हो सकती है, तो आपने डबल ग्लव्स यूज करने हैं। प्रोटेक्टिव आईवीआर और मास्क भी यूज करने हैं, गाउन्स भी यूज करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने पेशेंट की केयर, अगर आपको डर्माटाइटिस वगैरह या कोई भी स्किन का इन्फेक्शन हो चुका है तो आपने पेशेंट की केयर नहीं करनी, क्योंकि फिर आपको ज्यादा चांसेस हैं क्या वाटर वायरस को ना एक्सपोजर के, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है वो जितने भी लेबोरेटरी के स्पेसिमेन है उन सबको बहुत केयरफुली हैंडल करना है, ठीक है। मास्क जो है वो यूज करना है टीबी से या दूसरी रिस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए। तो ये सारी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं, बहुत ज्यादा आसान है, इनको तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, सारे हमें पता है। एंड में ना आपने सिर्फ ड्रग्स के ग्रुप्स के नाम याद कर लेने हैं कि कौन कौन सी एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स होती हैं। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिनको एनआरटीज कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। फिर न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। फिर नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, जिनको एनएनआरटी कहते हैं। तो एक एनआरटी है, फिर एनएनआरटी है, नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर प्रोटीएज इनहिबिटर है हमारे पास, और फ्यूजन या इंट्री इनहिबिटर है, और एट द इंटीग्रेज इनहिबिटर है। इंटीग्रेज जो हमने एंजाइम देखा था ना एचआईवी का, तो इंटीग्रेज इनहिबिटर है, इंट्री इनहिबिटर, फ्यूजन इनहिबिटर। ये जो इंट्री और फ्यूजन इनहिबिटर है, ये जाहिर बात है ग्लाइकोप्रोटीन को अटैक करेंगी, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन जो थी वो वायरस को हेल्प आउट करती थी फ्यूजन के लिए और इंट्री के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी ड्रग्स के ग्रुप याद करने। एंड पे ना उसने हार्ट ट्रीटमेंट का की बात की हुई है, तो हार्ट ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है हार्ट का। बाजू का पेपर में यही पूछ लिया जाता है कि हार्ट, व्हाट इज हार्ट। तो हार्ट होते हैं हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। असल में ना इसमें डिफरेंट ड्रग्स को कंबाइन करके कॉम्बिनेशन में देते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन थेरेपी, और ये बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स देती है एचआईवी पेशेंट में। तो यहाँ पर हमारा जो है ये चैप्टर खत्म होता है।